नसीरुद्दीन शाह साहब और बेंजामिन गिलानी साहब तो मेरे फादर के खास थे। ये सब सक्सेसफुल टीवी शोज ने रात रात उनको एक टीवी में एक स्टार बना दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात थी, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, वही वाली बात है। एंड अफसोस की बात है कि यार एवरेज अमेरिकन आजकल आप देख सकते हो, एवरेज अमेरिकन इतना स्मार्ट नहीं है। ये मैं खुल के बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी लिनिएज वहाँ की है, मैं बोल सकता हूँ। तो वो छोटा क्लिप है, अब माय फादर इंटरव्यूइंग सचिन इन 1989 एंड हिंदू जिमखाना। जो भी हो खाड़ लो, तुम सारे अवार्ड जीत लो 20-30 साल के करियर में, घुमा फिरा के बोलेंगे लेकिन फादर ने तो सचिन का पहला इंटरव्यू कर दिया था। विराट कोहली का जो पहला कवर स्टोरी था वो मैंने लिया। कॉस्ट्यूम डाल के, मेकअप डाल के कैमरे के सामने आते हो, उस छोटे से मड आइलैंड वाले कमरे में 50 लोग हैं, जो भी हो ना वो सब तेल लेने जाए, मैं ब्लैंक हो गया। भारत में जब एक्टिंग, क्रिकेट और कल्चर की बात होती है तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सीमाओं को पार कर जाते हैं, और जेमी ऑल्टर उन्हीं में से एक हैं। मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर के बेटे जेमी सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक स्टोरी टेलर, क्रिकेट लवर और डिजिटल एरा में लीडिंग कंटेंट क्रिएटर भी हैं। फिल्म से लेकर वेब सीरीज तक और क्रिकेट विश्लेषण से लेकर सोशल मीडिया सटायर तक जेमी ने हर मंच पर अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं उनकी लेगेसी की और आइडेंटिटी की, कला की और क्रिकेट की, और उस सफ़र की जिसमें जेमी ऑल्टर ने टॉम ऑल्टर से बाहर जाकर एक अपनी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की पहचान बनाई। स्वागत है आपका जेमी। शुक्रिया रोहित, वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। So now we have been knowing each other for long. उस वक्त आप एक्टिंग में शुरुआत कर रहे थे, क्रिकेट के जर्नलिस्ट थे, लीडिंग क्रिकेट जर्नलिस्ट थे, कॉलमिस्ट थे। क्रिकेट के बाद एक्टिंग में कैसे जाना हो गया? अच्छा सवाल है, एंड आई एम ग्लैड कि आपने वो रेफरेंस भी छेड़ा जब हम दोनों एक साथ एक कंपनी के लिए काम करते थे। आप बताओ, आपको लगा कभी कि मैं उस लाइन में जा पाऊंगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये याद है कि उस वक्त एलेक्स हिंदुस्तानी आने वाली थी, बन चुकी थी, शूट हो गया था शायद। मुझे कुछ रशेस दिखाए थे और मुझे याद है कि अच्छा, तो मैंने बोला अच्छा एक्टिंग का टैलेंट है तो इधर क्या कर रहे हैं आप, आपको एक्टिंग में चले जाना चाहिए। और यही एलेक्स हिंदुस्तानी वाली बात, इस पूरी कहानी का जो एक बैकग्राउंड है, ये कहीं ना कहीं उसी अनरिलीज फिल्म से है। क्योंकि होता क्या है, आप समझ सकते हो, टॉम ऑल्टर साहब के बेटे होने के नाते कभी कभी उनके करियर में ऐसे फिल्म थे जहाँ पे उनको फ्लैशबैक में दिखाना था या फिर उनके बेटे के रोल। तो बचपन से आई थिंक 13-14 साल से मैं पहली बार मैंने दूरदर्शन के लिए एक शो किया था, वही फादर का रोल था, फ्लैशबैक। तो ऐसे ऑफर्स बहुत आए थे रोहित, बट क्योंकि एक सेल्फ डाउट था या एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू था, और फिर फादर को इतने स्ट्रगल, इतना जद्दोजहद देखने के बाद आई रियलाइज कि यार अगर तुम्हें उस लाइन में जाना है तो किसी और मिट्टी का बनना पड़ेगा, और तुम उस मिट्टी की नहीं बने हो। सो दैट्स वन रीजन व्हाई मैंने कभी, टॉम ऑल्टर की लेगेसी अलग थी, उनका स्ट्रगल अलग था, उनकी लाइफ जर्नी अलग थी, बट यू वर अ प्रोटेक्टेड चाइल्ड। एब्सोल्युटली। एंड ही सेड अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो बनो, तुमको जो बनना है बनो, विल सपोर्ट यू। अब झूठ नहीं बोलूंगा, एक्टिंग का कीड़ा तो होगा ही जब आप 2-3 साल की उम्र से लोग को देख रहे हो। हर बड़े आदमी को आप देख रहे हो। नसीरुद्दीन शाह साहब और बेंजामिन गिलानी साहब तो मेरे फादर के खास थे। दे स्टार्टेड ड्रामा कंपनी कॉल्ड मॉटली। तो इन लोग को रिहर्सल्स के समय अपने घर पे, अपने बेडरूम पे, अपने हॉल में, अपने बाथरूम में, किचन में, इन लोग को देखते हुए फिर सेट्स पे जाते। ये बॉम्बे में बॉम्बे सेटअप था पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक शौक था, लेकिन यार जैसे कि मैंने कहा था, शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात थी, या आई थॉट कि यार तुम इस लाइन, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, वही वाली बात है। गोइंग बैक टू एलेक्स हिंदुस्तानी, ये फिल्म भी मेरे लैप में, मेरे गोद में बिल्कुल ऐसी गिरी थी। मुझे अभी भी याद है, मुंबई वाले घर पे मैं बैठा था, मैं और मेरी मदर, हम लोग चाय पी रहे थे, दरवाज़ा खुला, पिताजी वॉक इन से, तुम्हारे लिए फाइनली वो रोल है, इस रोल को तुम मना नहीं कर पाओगे। मैंने कहा फिर से आगे लेके, तुम इसमें हीरो हो। मैंने कहा, लिटरली मैंने कहा घुमा फिरा के, पापा सुबह से कोई नहीं मिला क्या? नहीं नहीं, ये तुम्हें ये करना है। एनीवेज, इट वाज अ फैंटास्टिक रोल। राजा बुंदेला की जी, राजा बुंदेला साहब की कमाल की कहानी थी। वी शॉट इन एमपी फॉर अबाउट 31 डेज, बट वेरियस रीजंस के चलते वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। तो कुछ लोग, यू इंक्लूडेड, आई थिंक आई शेयर्ड इट विथ यू एंड कपल अदर जर्नलिस्ट कॉलीग एट द टाइम, बट क्योंकि जिस भी प्रोजेक्ट से मैं जुड़ा था, या तो उस फाइनल प्रोडक्ट में मेरे सीन्स काटे गए थे, या तो कम वक्त वो प्रोजेक्ट ही कभी नहीं आई बाहर। तो आई रियलाइज कि तुम ही
बैड लक हो तो तुम ये मत करना। सो समहाउ एक्टिंग आई डिडंट शुरू डू इसका इट। मतलब पहले हो चुका था। हाँ, मतलब स्कूल में मैंने प्लेस किए थे, क्लास 6 और 7 में मैं छोटे-छोटे स्किट्स लिखता था। तो आई हैड डन स्कूल, थिएटर किया था, स्कूल में किया था, कॉलेज में किया था। तो बट प्रेशर में किया था कि नहीं, चॉइस? शौक, एब्सोल्यूट प्योर चॉइस। अब आप उसको इंटरेस्ट का हो नहीं, या क्योंकि कई पिताजी बार को क्या देख होता के। है कि जैसे हम लोग बार-बार बात करते हैं टॉम अल्टर सर की, तो उनको जब मैंने जामिया में प्ले करते देखा था और वो देखा था, तो वो लेगेसी कई बार आदमी डर भी तो जाता है, जब व्हेन यू हैव अ फादर लार्जर देन लाइफ फिगर, तो उस पे रिएक्ट कैसे किया होगा एकदम शुरुआत में? मेरा वही था, ये लेगेसी वाली बात। अब तो खैर 2017 में उनका देहांत हुआ, 8 साल हो गए। बट ये लेगेसी वाली बात मुझे उनके गुजर जाने के बाद ही मुझे मालूम पड़ा कि लेगेसी क्या होता है। जब तक वो थे तो हाँ, एक मालूम था, पर सच कह रहा हूँ मैं रोहित, देयर वाज नेवर एनी प्रेशर, दबाव। हाँ, पिताजी एक पब्लिक फिगर हैं, तो आपको पूरी कोशिश करनी पड़ती है एज़ द सन ऑफ अ वेल नोन पर्सन who's had to work really hard to make a name for himself, एक एंड कटथ्रोट। आल्सो द काइंड ऑफ वर्क ही डिड, बिल्कुल, मतलब ऐसा कुछ भी रेंज। नहीं कर दिया, मतलब नहीं, अलग। लिटरेचर, पैशन, वो अलग तरह का वर्क था। बिल्कुल, एक टाइम पे, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, जब इकोनॉमी खुल गई थी और ये स्टार प्लस और ये वगैरह शोज़ आए थे। ही हैड डन फ़िल्म्स, ही हैड डन स्टेज, ही हैड कवर्ड द 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप। उन्होंने दूरदर्शन के लिए कुछ स्पोर्ट्स शोज़ भी किए थे, ही हैड डन क्रिकेट कमेंट्री। बट देयर वाज़ अ टाइम कि 90s में ये जुनून, ज़बान सँभाल के, ये तारा, ये सब सक्सेसफुल टीवी शोज़ ने रात-रात उनको एक टीवी में एक स्टार बना बनाया था। दिया था। पर ही वाज़ स्टिल डूइंग थिएटर, ही वॉज डूइंग कॉर्पोरेट शोज, ही वॉज अ कॉर्पोरेट स्पीकर। वो कभी स्क्रीन अवार्ड्स के एंकर बन रहे हैं फिल्म सिटी में, वो कभी फिलहाना जामनगर में जाके कबड्डी के चीफ गेस्ट थे। गजल नाइट्स होस्ट कर गजल रहे हैं। नाइट्स, मतलब इन द 90s द मैन वाज डूइंग एवरीथिंग। तो शौक, पैशन। तो मैंने कहा यार, तुम्हारे अंदर तो किसी चीज के लिए, नॉट इवन क्रिकेट के लिए, वो पैशन है ही नहीं। तो अगर तुम्हें कुछ भी करना है, एंड आई वाज मस्ट बीन 15 16 दैट टाइम, मैंने कहा तुम जब भी डिसाइड करोगे, कॉलेज के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद, तुम जब भी प्रोफेशन चूज करोगे ना, मेक श्योर कि तुम्हारे लिए उसके लिए पैशन हो। नहीं तो ये लेगेसी वाली बात ना, हो सके तुम बैंकर बन जाओ, बहुत पैसे कमाओ, कुछ बन जाओ, पर इफ यू डोंट हैव द पैशन फॉर इट ना, समहाउ यू माइट बी लेटिंग हिम डाउन। ये मेरी सोच थी एज अ टीनेजर। तो आई थिंक ही वाज द हैप्पीएस्ट जब मैं वो अमेरिकन ड्रीम छोड़ छाड़ के, बैंकिंग का जॉब छोड़ छाड़ के, मैं 24 साल की उम्र में 2005 में मैं वापस इंडिया आया था, क्रिकेट पत्रकार बनने, एक्टर बनने नहीं, बट आई थिंक ही वाज वेरी हैप्पी कि हाँ, जो मैं फादर नहीं कर पाया, बेटा कर रहा है। बट व्हाट वाज दैट थिंग दैट ही डिड नॉट डू एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट? बिकॉज़ कई बार मुझे ये लगता है कि सचिन तेंदुलकर का वो फेमस इंटरव्यू पहला सबको मालूम है। पहला वो मतलब वो आए, वो नज़र तो वहाँ थी, वो पत्रकार नहीं बने, ये उनका चॉइस था। क्योंकि का सब काम वो अकेले नहीं करते, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो ये क्रिकेट पत्रकार भी एक तरह से उन्हीं से आया हुआ है। एब्सोल्युटली, जो भी है, बिकॉज एक तो वो स्पोर्ट्स के इतने बड़े दीवाने थे। आम तौर पर इंडिया में, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड दैट क्लिप यू मेंशन, जो सचिन का इंटरव्यू क्लिप है, लोग समझते हैं कि वो सिर्फ क्रिकेट के ही प्रेमी थे। कोई भी स्पोर्ट उठा लो, द मैन वाज ऑब्सेस्ड। तो छोटे उम्र से, बचपन से, जब से होश संभाला, वी सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट, वी सॉ हिम वाचिंग बास्केटबॉल, हॉकी के बहुत बड़े फैन थे, जफर इकबाल के बहुत फैन थे, मोहम्मद शाहिद के बहुत फैन, एंड ही न्यू दीज गाइज। तो इट वाज इनेविटेबल एक लेवल पे कि मैं कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की तरफ ना जाऊं या फिर एक्टिंग की तरफ ना जाऊं। तो कह सकते हो, क्योंकि मैंने कोई जर्नलिज्म कोर्स तो कभी किया नहीं जैसा आप लोग ने किया है। आई वॉज नेवर ड्रॉन टू इट। बस इंग्लिश लैंग्वेज पे भगवान की देन से पकड़ थी, बचपन से क्रिकेट के शौकीन थे। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं ये दिस ग्रास्प ऑफ इंग्लिश, दिस ग्रास्प एज यू मेंशन इन योर वेरी स्वीट इंट्रो, दिस ग्रास्प ऑफ स्टोरी टेलिंग, और फिर क्रिकेट का पैशन, इनको मिलाकर अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कर लो। But no doubt the chap of my father and being वाज़ देयर। a journalist and being a cricket fan was there, absolutely. यूएस जाने से पहले ऑफ कोर्स आई नो सम बिट्स ऑफ दिस स्टोरी, बट नॉट द एंटायर स्टोरी। लैंडोर में टाइम काफ़ी गुजरा। वो क्या सोसाइटी थी, कैसे लोग थे? क्योंकि हम फिर आएंगे द आर्चीज़ वाली कहानी पर भी आएंगे, क्योंकि रेफरेंस वहाँ से ड्रॉ किए गए हैं। लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं। यार रोहित, वो कमाल के दिन थे। वो एक ऑलमोस्ट लाइक एक फेरी टेल या फेरी टेल बुक से एक कुछ पन्ने निकले हैं, ये वो जिंदगी थी। वैसे भी जैसे ही आप मसूरी पहुँचते हैं और उससे ऊपर चढ़ने लगते हैं, दुनिया बदलने लगती है।
जो आप जिक्र कर रहे हो वो कुछ और टाइम था, आज जाओ तो बोलोगे नहीं गाड़ी घुमा के वापस जाओ, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर डिफरेंट डे। मैं उस मसूरी की बात कर रहा हूँ 80s की, राइट? आई एम बोर्न इन 81। तो कैन यू इमेजिन मसूरी, अब आप लोग जो जाते हो, यू सीन द चार्म नाउ, एक सुनसान मसूरी का सोचो, वो भी लैंडाउर, यू नो लैंडाउर इज द फाइनल, इट्स अ इज कैंटोनमेंट। इट लैंडौर और लैंडाउर? इट्स लैंडाउर, बट इंडियंस को लैंडोर कहते हैं, इट्स लैंडाउर, इट कम्स फ्रॉम आवर लैंड। ओह उसको अच्छा, फ्लिप इट्स करके, लैंड आर। करेक्ट, ये जो मेरे ख्याल से आयरिश सेटलर्स आए थे, तो इट्स आवर लैंड, बट पता नहीं क्या इसका है, वो लैंड आवर हो गया, इट्स एज इट स्पेल्ड, लैंड आवर, यानी जो कि बोलते आवर, बोलते करेक्ट, लैंडौर हो बट गया। जो लोकल है पहाड़ी है वो लैंडोर बोलते हैं, बट आई स्टिल से लैंड आवर क्योंकि दिस इज हाउ आई लर्नड इट। तो 80s का लैंड आवर, नॉट 80s का मॉल रोड, नॉट 80s का वो या फिर पिक्चर पैलेस एरिया, लैंड आवर इतना सिक्लूडेड जगह था वो, इट वाज, देयर वाज नो पोल्यूशन। गाड़ी अगर दिखती थी तो वो एक दो डिफेंस की गाड़ी आते थे क्योंकि वहाँ पे डिफेंस का बेस है, हमारे पास ना गाड़ी थी, स्कूटर्स और बाइक्स आते थे, साइकिल। तो ग्रोइंग अप इन दैट इन्वायरमेंट, यू नो, फ्रॉम 19 अर्ली 80s टू अबाउट 1991 तक हम लोग वहाँ पे थे जहाँ हम रहते थे। यार मैं, आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट, क्योंकि वो दुनिया से अलग, छोटे शहर के लोग, मालगुडी डेज मीट्स पंचायत, इट वाज दैट काइंड ऑफ अ माहौल जहाँ हर इंसान अपने आप को जानता है। मैं शायद 7 या 8 साल का था जब मैं हमारे स्टेट से टू द नियरेस्ट शॉप, कॉल्ड सिस्टर बाजार, वहाँ पे ए प्रकाश करके एक दुकान है, अभी भी है, अभी भी है? करेक्ट, वो 60-70 साल से है, वो बल्कि 4 दुकान और करेक्ट। तो उस एरिया कैन में। यू इमेजिन, यू सीन दिस नाउ, कैन यू इमेजिन कि एक 7 साल का लड़का अकेले उस 1 किलोमीटर का सफर के लिए अलाउड था, क्योंकि माता जी को डाउट था नहीं, शी ऑल्सो ग्रू अप इन मसूरी, तो शी हैज प्लेड ऑन दो स्ट्रीट्स। अब 2025 में मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा फॉर दैट ट्रिप, बिकॉज हु नोज, नाउ देयर कार्स एंड टूर्स, बट इन द 80s इट वाज एम्प्टी। सो आई हैड दैट फ्रीडम, और उस फ्रीडम के साथ बड़ा होना, उस फ्रीडम का मतलब समझना। जो मेरे दोस्त थे, माली का बेटा, केयर टेकर का बेटा, तो मैंने हिंदी इन लोग से सीखी, मैंने बॉलीवुड के रेफरेंसेस इन लोग से सीखा, मैंने क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, पिट्ठू मैंने इन लोग से सीखा। सो आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड फादर को, कितनी मदर फैमिलीज थी को। वहाँ पे? कौन रहते थे वहाँ? उस समय तो देखो, वुडस्टॉक स्कूल इज द मेन थिंग वुडस्टॉक, ऑफ कोर्स, यस। ऑफ लैंड आवर। तो हमारे आसपास वुडस्टॉक के स्टाफ थे। मेरे दादाजी के छोटे भाई, लाइक माय दादा, ही लिव देयर, बट इट वाज मेनली Woodstock was also kind Woodstock. of run by people related to your family only. नॉट रिलेटेड, बट जो यही जो मेरे मेरे दादाजी के छोटे भाई थे, वो प्रिंसिपल थे 68 से लेके 78 तक, बट इट वाज फाउंडेड बाय अमेरिकन मिशनरीज कुछ 1.5 साल पहले, उससे हमारा कुछ नहीं था। बट इंडिया में, और क्योंकि जो मेरे दादाजी थे, ही वाज पोस्टेड इन राजपुर, पहले ही वाज इन इटावा यूपी, देन ही वाज पोस्टेड इन दिल्ली, एंड देन ही वाज पोस्टेड इन राजपुर। ये कब की बात है? 50s एंड 60s। तो उस समय एक ही स्कूल था जहाँ पे अमेरिकन और ब्रिटिशर्स और कैनेडियंस पढ़ सकते थे। वुडस्टॉक। तो दैट्स आवर कनेक्शन। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ 32 से 35 ऑल्टर्स उस स्कूल में पढ़ चुके थे। मैं वहाँ पे पढ़ा रहता था, बट आई वाज हैप्पी टू गो देयर। अच्छा, ऑल्सो आई वाज समटाइम्स लाइक अमेरिकन एंसेस्ट्री, कई बार कंफ्यूजन भी होता होगा, अरे ब्रिटिश एंसेस्ट्री होगी लेकिन वो अमेरिकन है, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन है। इसके बारे में थोड़ा। और इसीलिए, एंड आई एम वेरी ग्लैड यू पिक्ड अप दिस क्वेश्चन, इसीलिए दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जब मैंने लॉकडाउन से थोड़ा पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, टू क्लियर दिस मिसकंसेप्शन कि मैं हूँ कौन। करेक्ट, नहीं कि सामने वाला, और मैं पूरी तरीके से 100% मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आम आदमी को लगता है कि अगर ये गोरा है और यहाँ पे रह रहा है तो ये जरूर ब्रिटिश होगा। जरूर, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे इतने साल तक राज किए, तो या तो ये लेफ्ट ओवर ब्रिटिश है, एंग्लो इंडियन जिसको एंग्लो कहते इंडियन। हैं। और इतनी बार मैं लोग को बड़े प्यार से अपने आप को गुस्से पे काबू करके कोशिश किया मैंने कि एंग्लो इंडियन का मतलब जानते भी हो, ये टैग, और टैग लगाने में कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर, मेरे फादर के ऊपर ये टैग लगाने से पहले आप हमारे बारे में जान तो लो। एक बार गूगल तो कर लो, गूगल में हर चीज सच्चाई नहीं है। पर एंग्लो इंडियन मीन्स अ मिक्स्ड ब्रिटिश, सैक्सन Indian. एंड इंडियन ब्लड। ना मेरी मदर इंडियन है, ना मेरे फादर इंडियन सिटीजन बन, लेकिन इंडियन खून हमारे अंदर है नहीं।
आई एम अ फोर्थ जनरेशन अमेरिकन, बोर्न एंड रेज इन इंडिया। मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे मर भी जाऊंगा, मेरे कागजात, मेरा दिल पूरा इंडियन है, पर इंडियन खून हमारे अंदर है ही नहीं। सो दिस इज व्हाई वी आर नॉट एंग्लो इंडियन। I remember one editor where we both worked. So the एक ही थे वो। so the first time we met there, I saw him talking to you in a strange accent for no reason. So when I had a chat with you later, जब बात करके तुम मैंने भी कुछ इंग्लिश में बोलने का ओके and you answered something very refined उर्दू। तो मैं कहा, अच्छा ये क्या मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ये क्या बोल रहे हैं एंड देन आई रियलाइज दैट पर्सन द एडिटर आई एम टॉकिंग अबाउट वो भी काफ़ी कंफ्यूज है कि एक्सेंट लेना क्या है। करेक्ट। और भाई मैं सच कहूँ, ये मैं भी कर चुका हूँ। मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ, ठीक है, मैं अभी सिंगापुर गया था कुछ हफ्ते पहले, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं सामने वाले को इम्प्रेस करके अपना खुद की इंग्लिश का कुचुम्बर कर दूँ। तो आई गेट इट जब लोग करते हैं मेरे साथ, एंड आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ डूइंग द सेम थिंग। वो एक एक है, बस है। सो जब फैमिली लेगेसी और कई बार जैसे टॉम अल्टर की भी बात होती है, टॉम अल्टर काफ़ी पेट्रियोटिक इंसान, मतलब नॉर्मल से तो थोड़ा ज़्यादा ही। बिल्कुल। और जिस तरह का उनका लिटरेचर को लेके या इंडियन आर्ट्स को लेके इंडियन इंडियन जो ट्रेडिशनल लेगेसी जो होता है उसको लेके जो उनका अप्रोच था, आई थिंक उसने भी कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी को शेप अप तो ज़रूर किया। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो मेरे फादर, मेरे दादाजी वो यहाँ पे जन्मे हिंदुस्तान में, मेरे पिताजी यहाँ जन्मे और मैं जन्मा। एक पैरेलल है। मेरे फादर के पेरेंट्स और उनके उनके ब्रदर्स, उनके कॉलीग्स, उस जनरेशन के लोग, जब उनकी पोस्टिंग खत्म होती थी तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप इंडिया छोड़ के वापस वापस चले जाओ। अमेरिका जाओ। आपकी पोस्टिंग, दे वर मिशनरीज। तो चाहे मिशनरी हो या डॉक्टर हो या सर्विस में हो, अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और से है, आपका काम हो गया, रिटायरमेंट के बाद यू गो बैक। फादर इकलौते ऑल्टर थे हमारे पूरे फैमिली में जो गए तो यहाँ से वुडस्टॉक से उन्होंने 1968 में डिग्री हासिल करके, क्लास 12 ख़त्म करके, ही वेंट टू अमेरिका। बट जब वो वहाँ पे पहुँचे 18 साल की उम्र, 18 में आपने कितना कुछ देखा है, यू आर स्टिल अ टीनेजर, राइट? तो उनको वहाँ जाके एक महसूस हुआ कि यार दिखता तो मैं यहीं का हूँ, एक्सेंट मेरा काफ़ी अमेरिकन है, मेरे सारे रिश्तेदार परिवार वाले वो यहीं पे हैं। मैं अमेरिकन बेसबॉल हो या एनएफएल हो या बास्केटबॉल हो, ये सारे स्टैट्स में गिना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं थोड़ा आउटसाइडर हूँ। बिलोंगिंग नहीं है। हाँ, क्योंकि हर 5 साल के बाद 6 महीने के लिए द फैमिली विल गो बैक फॉर अ ब्रेक। तो उनकी जो एक, तो वो अपने फैमिली के फर्स्ट आदमी थे जो आए थे या उनसे पहले भी नहीं, कोई? मेरे बड़े दादाजी आए थे 1916 में इंडिया। दैट्स व्हाई आई सेड आई एम फोर्थ जनरेशन अमेरिकन। पर उससे क्या पहले काम खत्म हो गया, चाहे बड़े दादा हो या दादाजी हो, काम खत्म हो गया, यू गो बैक, यू टेक रिटायरमेंट एंड यू गो बैक टू द टाउन और द सिटी इन अमेरिका वेयर यू आर फ्रॉम। फादर एक तो मिशनरी थे नहीं, ना उनको कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं धर्म था उस नहीं था, चीज़ ही में। डिड नॉट, ही हैड नो टाइम फॉर रिलीजन, राइट? तो जब वो गए थे तो एक उम्मीद से गए थे कि हाँ मैं भी कॉलेज करके मैं कुछ करूंगा, बट वो कॉलेज के एक साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और ये मैं उस समय अमेरिका का नंबर 1 यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे कहीं अंकल्स गए थे, जहाँ पे मेरे दादाजी, उनके 3 भाई गए थे। तो एक लेगेसी की बात जो करी, इमेजिन द लेगेसी ऑन द 18-year-old boy। नो नो, यू आर आउट, you're expected to go to the best college. He's like, yeah, एंड but दैट I टू don't नॉट fit जस्ट in इन अमेरिका, इन द वर्ल्ड। in the world. And he's like, but यार I don't fit in this place. तो उनके कंधों पे वो जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं बैठा, तो ही पैक्ड अप। कट टू, ये मैं बात कर रहा हूँ 1969 की, कट टू 1999, मैं भी निकला वुडस्टॉक से पास होके, हम भी जाएंगे। मैंने एटलीस्ट कॉलेज कंप्लीट किया, आई हैव अ कॉलेज डिग्री, जो मेरी मदर बहुत खुश है उस बात की। बट लाइक हिम आई रियलाइज, यार तुम उस देश में पैदा हुए हो, तुम्हें उस देश का खाना, लोग, कल्चर, यू आर मोर फेमिलियर विद दैट। अगेन, बिल्कुल चिट्टा गोरे हो, मतलब टू वाइट आई से, मतलब 40 साल हो गए मुझे इंडिया में, आई स्टिल कैन नॉट गेट अ सन टैन, आई एम दैट पेल, ठीक है, पर दिल हिंदुस्तानी है। सो आई रियलाइज कि यार हाँ रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन यार आई मिस इंडिया, आई वॉन्ट टू गो बैक, आई वॉन्ट टू लिव इन द कंट्री वेयर आई एम मोर फेमिलियर विद। तो आई वाज जस्ट यही है। वंडरिंग, जब आप बाहर भी पढ़ने के लिए गए होंगे
जब यूएस में गए आप, तो उनके लिए भी तो कुछ एक अजब ही आदमी आया होगा ना, क्योंकि एब्सोल्युटली, ये तो ना तो अमेरिकन ही है, इंडियन मानने के लिए वो तैयार नहीं। बिल्कुल। और वो दिखता हम जैसे, ये कहानी बहुत बार बोल चुका हूँ, फॉर द सेक ऑफ योर ऑडियंस आई विल टेल यू, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प बड़ा किस्सा है, कहानी नहीं है। उसी 6 साढ़े 6 साल के बीच जब मैं कॉलेज पढ़ने गया था, उसके बाद नौकरी करी और फिर सब छोड़ छाड़ के वापस आ गया। उस 6 साल के बीच, कैन इमेजिन एवरी डे, यहाँ पे हर दिन मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग घूरते हैं। वहां भी क्योंकि वहां बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्सेंट अमेरिकन नहीं है, लेकिन वहां पहुंच के अनगिनत इंडियंस की तरह मैंने भी वो ट्वाइंग डाल दिया अपने एक्सेंट में, हाउ यू डूइंग। अपने मन में बिल्कुल अच्छा है, लेकिन सामने बोल रहा है भाई ये क्या है, क्या बोल रहा है। तो आई बिन आस्क्ड एट स्टारबक्स, एट कॉफी शॉप्स, एट पेट्रोल पंप्स, यू नेम इट, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। पर मैंने कहा मेरे दिमाग में मैंने तो कैपेचिनो मांगा, बट उनके लिए, एंड अफसोस की बात है कि यार एवरेज अमेरिकन, आजकल आप देख सकते हो एवरेज अमेरिकन इतना स्मार्ट नहीं है, ये मैं खुल के बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे लिनिएज वहाँ की है, मैं बोल सकता हूँ। तो आई रियलाइज यार, अगर लोग तुम पे घूरेंगे, सवाल पूछेंगे, विच प्लेस इज ईजियर टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, अपना इंडिया जहां पे या तो टॉम ऑल्टर जी का अच्छा हाँ समझ गए, या तो अभी आई कैन कनेक्ट इन हिंदी, या तो 2 4 गाली देके बक आई कैन मूव ऑन। यहां पे तो जिंदगी कट जाएगी इन लोग को समझाने में कभी कि नहीं मैं क्या, समझाएंगे। बिकॉज ये क्या है। Which university was this? I was in a very small place called the College of Worcester in Ohio, small town, liberal arts college, 2200 स्टूडेंट्स थे, मैं बहुत खुश था। सवाल नहीं पूछा लेकिन मैं खुद ही बोलूंगा। जब जाने की तैयारी हो रही थी, मेरी मदर टीचर है, उनको 50 साल हो गए इस लाइन में, टीचर। मेरे फादर, जैसे कि मैंने कहा था, वो तो उन्होंने पहला साल भी नहीं कंप्लीट किया, ही ड्रॉप्ड आउट। तो लुक एट द कॉन्ट्रास्ट, मैं शायद 9th में, मैं 10th में था रोहित, जब मेरी मदर ने कहा था टाइम हो गया एप्लीकेशन के लिए। मैंने कहा अभी तो 10th शुरू हुआ, 3 साल, नहीं नहीं बहुत बड़ा फाइट है, बहुत प्रेशर है, तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए। तो माई मदर गॉट मी अप्लाइंग फॉर कॉलेजेस इन क्लास 10। गॉड ब्लेस हर, शी वॉज सो करेक्ट। क्योंकि जब तक फिर हम गए थे, एक समर हम वहाँ गए थे, 3 4 कॉलेज देखे। मैं नॉर्मली, चाहे वो दोस्त हो या फिर लाइफ पार्टनर हो या क्रिकेट बैट हो या कुछ भी हो, पहला इंप्रेशन में मैं समझ आता हूँ कि हाँ दिस थिंग इज फॉर मी और नॉट। तो एज इट टर्न आउट, सबसे पहले जो हमारा एक कैंपस टूर था, ये कॉलेज ऑफ वुस्टर का था। सो आई रियलाइज कि इसके बाद मेरी मदर मेरे को जहाँ भी ले जाए, मैं यहीं आऊँगा इफ़ आई कैन गेट इन। तो ऐसा हुआ था कि बिकॉज माई मदर ने मुझे इतना बड़ा हेड स्टार्ट दिया था एप्लीकेशन में, कि मैं तो 1 साल पहले अपने बैचमेट से मेरा कॉलेज में दाखिला हो गया। तो मैंने कहा भाई अब तो मैं 1 साल चिल करूँगा। तो वो जो आखिरी साल था वुडस्टॉक में, बिकॉज आई वॉज इन कॉलेज, अब तो कोई स्ट्रेस नहीं, हाँ फेल नहीं होना है क्योंकि वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। फेल हो जाने से वहां नहीं जा पाएंगे। करेक्ट, बट सो इन दैट लास्ट ईयर I wrote a script for a Hindi, for an English play with one of my teachers. I started to get into, I was in the yearbook, I was in the school paper. तो वो जो एक मतलब वो कीड़ा freedom, आ चुका था। वो था, क्योंकि लेफ्ट राइट सारे दोस्त जो मेरे चड्डी बड़ी थे, वो सब एग्जाम के लिए प्रेप कर रहे हैं। यार कॉलेज का डेडलाइन पास हो गया, हुआ नहीं, और मैंने कहा मेरा तो हो गया। तो दैट लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, इट समहाउ इट सेट मी अप। मुझे उस समय रोहित, मुझे उसका इल्म भी नहीं था कि ये क्या होने वाला है मेरे फ्यूचर में 6 साल बाद। बट द कीड़ा फॉर राइटिंग, फॉर डूइंग सम एक्टिंग, फॉर जस्ट बीइंग इंडिपेंडेंट, उसका जड़ एक्चुअली क्लास 12th में हुआ था। फिर जब मैं अमेरिका गया, अमेरिका तो इट वाज लाइक, इट वाज अ फैंटास्टिक 3 years ऑफ कॉलेज। पेरेंट्स नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई फिजिकल गेट नहीं है, कोई देयर इज नो वॉल्स, Constraints. देयर इज नो वॉल्स, राइट। सो आई हैड अ फैंटास्टिक टाइम। और मैं ये मानता हूँ कि मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, ये समझने में कि तुम एक्चुअली वहाँ के हो नहीं। तो अगर मैं आज बैठा हूँ आपके हाँ, सामने, तो मन में वो लगा रहता है हमेशा। करेक्ट करेक्ट, बिकॉज आई हैड अ प्रेशर, नहीं वापस मत आना, वहाँ जाओ, ग्रीन कार्ड ले लो, वहीं पे शादी करो। दिस वाज द, हालांकि इट नेवर सेड, बट इट वाज देयर फ्रॉम द फैमिली साइड, यू नो। बट आई एम लाइक माई फादर, हम यहीं पैदा हुए, हम यहीं मरेंगे, और बस हम हिंदुस्तानी है भाई। So once you entered into this cricket journalism, cricket of course obvious choice रहा होगा उस टाइम, नॉलेज की वजह से जो देखा है वो। सो फिर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एवरेज क्रिकेट जर्नलिज्म में भी आपने अच्छा किया। कोशिश करी। So you have been editors of
वेरियस पोर्टल्स, न्यूज़पेपर्स, क्रिकेट की दुनिया का। सो कभी क्रिकेट की दुनिया में ये आया ऊपर से कि अच्छा सचिन तेंदुलकर का वो इंटरव्यू तो तब कर दिया था, अब क्या करना है? वो क्योंकि आया था, बेंचमार्किंग तो सचिन से ही अगर शुरू हो। वही ना। एंड सचिन के बर्थडे पे, फादर के बर्थडे पे, फादर के डेथ एनिवर्सरी पे इतने क्लिप्स आते हैं, और वो छोटा क्लिप है, अब माय फादर इंटरव्यूइंग सचिन इन 1989 एट हिंदू जिम खाना। तो वो था कि तुम इस लाइन में आ चुके हो, कहीं ना कहीं तुम जो भी उखाड़ लो, तुम सारे अवार्ड जीत लो 20-30 साल के करियर में, घुमा फिरा के बोलेंगे लेकिन फादर ने तो सचिन का सचिन पहले का लिया था, पहला कर लिया इंटरव्यू था। कर दिया था। तो मेरा एक छोटा सा बहुत ही मतलब मामूली क्लेम टू फेम है कि विराट कोहली का जो पहला कवर स्टोरी था वो मैंने लिया। तो मैंने कहा भाई तुम एक प्लेयर का ले लो, और एज इट टर्न्ड आउट ही वाज द बिगेस्ट क्रिकेटर आफ्टर सचिन। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मैंने कहा तुम उस मैगजीन को रोहित शायद 10 लोग ने देखा होगा, लेकिन मेरे लिए उसका पीडीएफ पकड़ना कि हाँ मैंने कुछ किया, सो दैट वाज वन स्मॉल थिंग। बट अगेन आई डिडंट गेट इन दिस लाइन टू जस्ट टू इंटरव्यू प्लेयर्स। आई वांट टू गेट इनटू इट, क्योंकि जैसे मैंने कहा था पैशन था, लव फॉर द और गेम। मैंने कहा यार तुम्हें पैसे मिल सकते हैं दुनिया घूमने के लिए, क्रिकेट मैच देखने के लिए, भाई इससे बड़ी बात क्या है? क्योंकि फॉर मी इट्स नॉट वर्क, एक्टिंग इज वर्क। एंड यू कवर्ड वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड यार कप्स एंड हाँ, मैंने एवरीथिंग। 5-6 वर्ल्ड कप्स कवर किए। इस साल मैं दुबई गया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो हाँ, आई बीन ब्लेस्ड यार, अ लॉट ऑफ गुड पीपल हैव गिवन मी चांसेस। बिकॉज आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज मैंने भी बहुत इंटरव्यूज किए। सचिन तेंदुलकर का 2016 में इंटरव्यू किया, जो मैंने सबको दुनिया भर में भेज दिया कि देखो ये मैंने किया है। बिकॉज इट इज दैट बिग अ थिंग। व्हेन ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट क्रिकेट, वो फिल्म आ रही थी उनकी, उस टाइम वो किया था, बट सचिन बीइंग सचिन। बिल्कुल। सो क्रिकेट के इसमें जब आप क्रिकेट की दुनिया में आए और उसके बाद साइड बाय साइड फिल्म का भी पैशन धीरे धीरे अप हो रहा था। एलेक्स हिंदुस्तानी की हमने बात की। फुल टाइमर कंटेंट की तरफ, नॉट कंटेंट क्रिएटर, लाइक फुल टाइम इंटरटेनमेंट कंटेंट की तरफ चले जाना चाहिए या उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये आइडिया कब आया? लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन से पहले मैं जहाँ पे था उस कंपनी में मैं पक चुका था। देयर वाज इट एंड पक चुका था मींस यार, यू कैन अंडरस्टैंड। आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड। मतलब कब तक एक इंसान, यूर अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात बोलने की, कि कब तक हम एसईओ हिट्स इसमें हम पड़े रहे। मैंने कहा जिस पैशन के लिए तुम इस लाइन में आए थे वहां की दुनिया छोड़ छाड़ के, अब इट वाज अ बर्डन टू गो टू ऑफिस। तो मैंने कहा, और मैं थोड़ा इम्पल्सिव हूँ इन मामलों में, मेरे अंदर वो मिडिल क्लास ग्राउंडिंग नहीं है कि नहीं, जो मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। और ऐसे खाने के बांधे भी नहीं पड़े हुए थे कि नहीं था, और अगर होते भी तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, अगर सामने अगर मेरी और मेरी बॉस की नहीं बन रही है किसी, आई विल थिंक अबाउट एंड आई विल लीव, क्योंकि आई रियलाइज कि ये हायर पोजीशन पे है, हमारी नहीं बनने वाली। आई हैव सीन दिस हैपनिंग आल्सो। यू नो राइट, सो आई एम दैट इम्पल्सिव पर्सन। बट मैं हमेशा मानता हूँ कि वन डोर, इट्स अ क्लीशे, माफी चाहूंगा, वन डोर शट्स वन ओपन्स। एक शो आया था अर्ली 2020 में, अफसोस करके। अफसोस वाज डिलेड, इट इज Amazon प्राइम शो, उसमें मेरा कमाल का रोल था। आई विल ऑलवेज बी इंडियन काफी अच्छा रोल है वो, डॉक्टर गोल्डफिश। करेक्ट। इट वाज सपोज टू कम आउट इन 19, तो वो डिले हो गया। वो करने के बाद मुझे मालूम था कि यार कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ कॉल्स तो इस शो के रिलीज के बाद आएंगे, सो दैट पुश मी टू लीव माय जॉब एज वेल। कंटेंट क्रिएशन वाज नॉट समथिंग आई थॉट आई वुड डू। मैंने कहा देख लेंगे। फेक इट इंडिया केम बिफोर दैट। फेक इंडिया हम 2016 से कर रहे थे। तो फेक इंडिया वाज आल्सो, आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू नीरज बदवार इट्स अ ऑफ दैट प्रीटी शो। हिट शो। इट रैन फॉर 7 सीजन्स, और उस 7 में से 6 में था। एक साल जब मैं टाइम्स छोड़ के मैं उस दूसरी कंपनी में गया था, बाकी 6 साल तो डूइंग अ शो लाइक दैट, चस्का लगा कैमरे के सामने आने का, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने का, मेट्रो पे, सड़के पे लोग आपको पहचान रहे हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो था कि यार फेक इट इंडिया इज गिविंग यू सम पॉपुलैरिटी। आल्सो द तुम एक, कैरेक्टर यू प्लेड देयर, इट वाज अ डबल रोल था ना, डबल रिंकू जिया रोल था, टिंकू जिया। रिंकू जिया, which is came from the mind of the one and only नीरज बदवार। तो कहने का मतलब रोहित कि उस शो को करने के बाद, उस शो का रिएक्शन देखने के बाद, चाहे दफ्तर में या सड़क पे या ऑनलाइन कमेंट से, मेरे यूट्यूब चैनल में कम से कम 1 लाख लोग तो रातों रात आ गए, क्योंकि टिंकू जिया ने अपना यूट्यूब चैनल खोला। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ कुछ हम कर सकते हैं।
बिकॉज यू नो व्हेन वी वर्क टुगेदर मैं कैमरे से भागता था। हाँ, बिकॉज आई रियलाइज कि मैंने टीवी पर आपको पैनल में लाना चाहते थे। विमल कुमार ने बड़ी कोशिश, लाख कोशिश करी। मैंने IBN 7 के कैबिन में बैठ के मैंने मात्र 2 शोज किए थे, दारेन शाहिदी और मनिंदर सिंह के साथ। उस 2 घंटे के लाइव शो पे जो मेरे अंदर जो मेरी हालत थी, इट प्रॉब्ली शोड। आई वाज स्कैर्ड ऑफ द कैमरा। हमारे जो फॉर्मर एडिटर थे, ही वांटेड टू डू दीज लाइव्स एवरी फ्राइडे, मुझसे एक नहीं हो पाया। तो I was scared of the camera, but thanks to Fake It India, thanks to some sports shows while I was at Crick Buzz and TOI, and then doing this Amazon show, 5 दिन की शूटिंग थी, लेकिन उस 5 दिन के अंदर being in a set, seeing the way film और यार एक होता है, एक हाई होता है एक्टिंग का। तो I figured कि रिस्क है, छोड़ दो ये नौकरी, पैसे आ जाएंगे। राइट नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग जहाँ पे तुम क्रिएटिव हो। मैं पक चुका था। I was writing cricket. I just come back from covering the 2019 World Cup. तो I was living that dream, पर अंदर से वो मज़ा नहीं आ रहा था, वो क्रिएटिविटी बंद हो रहा था। तो मैंने कहा इसको मारो गोली, कुछ करते हैं। मैंने YouTube चैनल खोला, I did Fake It India, और Fake It India और YouTube के लोग अगर कॉल करते हैं मुंबई से, बॉलीवुड से, सर आप अपना वो भेजो शो रील है ही नहीं, तो आप क्या भेजोगे? आप उनको भेजोगे फेक इट इंडिया के बेस्ट एपिसोड्स। तो जो भी देख रहा है यार ये क्या है सर, तो वो भी हंस रहा है। इट वॉज एन एक्टिंग सर, आई वाज रीडिंग ऑफ अ प्रॉम्प्टर लाइक वी ऑल डू इन द न्यूज लाइन। बट यार एक गोरा बंदा हिंदी बोल रहा है, कभी कभी बिहारी एक्सेंट डाल रहा है, टिंकू जिया, कैसन बा, ये सब बोल रहा है। ये तो इट इज अ कैरेक्टर विच आई डिडंट रियलाइज उस समय कि ये एक्चुअली एक पॉपुलर कैरेक्टर बन रहा है। तो दैट पुश मी टू बिकम दिस कंटेंट क्रिएटर। देन आई रियलाइज कि आपका कोर स्किल क्या है, क्रिकेट और उस पर ज्ञान पेलना। तो द मीडियम इज चेंज। अभी आप यूट्यूब के जरिए वो करो, तो वन थिंग लेड टू अनदर एंड हियर आई एम डूइंग दिस थिंग्स। सो मुझे लगता है कि अफसोस ना एक ऐसा शो था जिसने गुलशन दवैया के भी कैरेक्टर का एक अलग साइड निकाल के लेके आए थे उसमें। बिल्कुल। हाउ वाज द शूटिंग लाइक पहला एक्सपीरियंस रहा होगा। बुरे हाल थे मेरे। दे स्टार्टेड फिल्म की दुनिया और वो दुनिया एकदम अलग है। नहीं, क्योंकि क्या है कि अगेन मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ रोहित। चलिए आप टॉम ऑल्टर जी के बेटे हैं, आपने कुछ छोटे मोटे चीज़ की, आप सेट्स में आप सबसे मिल चुके हो, टॉप एक्टर से मिल चुके हो आप, लेकिन जब आप कॉस्ट्यूम डाल के, मेकअप डाल के कैमरे के सामने आते हो, उस छोटे से मड आइलैंड वाले कमरे में 50 लोग हैं, आप पे जिम्मेदारियाँ कि आप फंबल ना करो, जो भी हो ना वो सब तेल लेने जाए। मैं ब्लैंक हो गया। बट द डायरेक्टर, द लवली अनुभूति Kashyap, who's an AD on Gangs of Wasseypur, Anurag Kashyap's sister. डॉक्टर जी वाली फिल्म Dr. G वाली film, which is her first film. She was the director. मैं उनको बहुत श्रेय दूंगा। She just put me at ease. I kept saying till the day of shooting, ये 3 महीने से बात चल रही है, मैं मुंबई गया, लुक टेस्ट किया, अनुभूति मैं क्यों, मैं तो हुई नहीं एक्टर, तुम ये रोल कर पाओगे और सिर्फ तुम कर पाओगे। मैंने एक्टिंग तो किया नहीं कॉलेज से। सो शी टुक मी, शी मोल्डेड मी, शी टुक सच केयर मी। और मेरा पहला शॉट क्या था, अगर शो देखा है विच यू सीन, एंड में वो एक मोनोलॉग होता है, जब नाउ द ऑडियंस नोज के डॉक्टर गोल्डफिश एक्चुअली वो भी इंडियन ही है। हाँ, वो दिखते हैं नहीं। हाँ। रोहित वो 2.5 पेज का मोनोलॉग था। शी स्टार्ट ऑफ, और मैंने एक टेक में कर दिया, पर वो प्रैक्टिस था, तो लोगों ने ताली मारी। मैंने कहा हो गया। दैट्स लाइक टेलिंग टू द कैमरा। हाँ नहीं जेमी, वो प्रैक्टिस था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं 5-6 टेक लगे, बट अच्छा वो कैमरा वाज ऑफ। मैंने कहा यार ये क्या, मतलब मैंने जो बोला वो पता हो गया वो। नहीं दैट्स जस्ट टू गेट आवर सेटिंग ऑल, अब होगा। मैंने कहा एनीवेज इट वाज अननर्विंग, बट अगेन आई नेवर एक्टेड विद गुलशन इन द फिल्म, बट ही केम टू वॉच वन डे। मेरे जितने भी कॉलीग्स थे, एवरीवन, द एडीज, they just made me feel so secure कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया। बट आई गॉट स्पॉइल्ड। आई थॉट कि सारे सेट्स ऐसे ही होते हैं, पारिवारिक, सब मिल रहे हैं, कैसे हो, ड्रॉप कर दें एयरपोर्ट पे। हाँ, तो उस खुमारी में मैंने कहा चलो हम और काम कर लेंगे। फिर मालूम पड़ा बेटा ऐसा नहीं होता वहाँ पे बॉलीवुड में। देन यू उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट तो आए ही होंगे। प्रोजेक्ट्स आए, अगेन बाय गॉड्स ग्रेस प्रोजेक्ट्स आए थे, लेकिन फिर कोविड नाम की चीज़ आई और वो सारे बंद हो गए।
and these were good projects with good, I won't take names, but good director. I had good roles, all based on रोहित एक अफसोस नाम के शो पे, जहाँ पे मेरे 5 या 6 सीन्स थे. सो दैट वाज अ ब्लो. फिर लॉकडाउन के बीच उसी एक अफसोस के बाद बहुत ऑफर्स आए थे बिग बैनर्स से, बट देन आई रियलाइज कि अब काम नहीं आ रहा है क्योंकि तुम वो ऑडिशन क्रैक नहीं कर पा रहे हो. कब तक तुम अफसोस के सहारे काम मांगोगे? यू हैव टू एक्ट. इट वॉज अ वेरी टफ टाइम. आई प्रॉब्ली गेव अराउंड 75 ऑडिशंस, जिनमें से मुझे शायद 4 या 5 चीज़ें मिली. अब बॉलीवुड स्ट्रगलर बोलेगा भाई वो तो अच्छा है, लेकिन फॉर मी बीइंग पुट आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, गिविंग ऑडिशंस वाया जूम कॉल या वाया सेल्फ टेस्ट, इट क्रश्ड माय कॉन्फिडेंस, व्हिच इज व्हाई व्हेन फाइनली अनदेखी आई और आर्चीज मिला और या महाराज मिला, तब कुछ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ तुम इस लाइन में. ये सब बड़े शोज थे. हाँ. अनदेखी कैसे आई आपके पास? अनदेखी केम बिकॉज दे वांटेड, द क्रिएटर्स वांटेड, अगेन रोल क्या था उसमें, फिरंगी है लेकिन इंडिया से कनेक्शन है और हिंदी बोल सकता है. तो उन्होंने फिर गूगल किया, मैं आ गया यूट्यूब पे. दे ऑल्सो सॉ फेक इन इंडिया, दे सॉ अफसोस, सो दैट्स हाउ इट केम. दे सेड कि हाँ ये है. और मेरा पहला सवाल था डायरेक्टर से, मैंने कहा आशीष सर ये इजरायली वाला, आशीष शुक्ला. मैंने कहा आशीष जी ये थैंक यू फॉर द रोल, आभारी हूँ, लेकिन ये आई हैव टू आस्क द क्वेश्चन, व्हाई इज दिस रैंडम इजरायली गाय इन इंडिया, डिड ही लैंड? ही सेड बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा. नहीं, हमने बैक स्टोरी लिखा लेकिन हमने आपसे शेयर नहीं किया था. हिज पेरेंट्स केम टू इंडिया, दे वर हिपीज, दे इन द, ये स्क्रिप्ट में नहीं है, नॉट ऑन कैमरा, बट द बैक स्टोरी ये है कि ही ग्रो अप इन अ हिपी कॉम्यून इन मकलाउडगंज. उसके फादर्स, उसके पेरेंट्स वो हिपीज थे इजरायली, दे रैन अ जर्मन बेकरी टाइप थिंग. दिस इज व्हाई यू स्पीक हिंदी. मैंने कहा बहुत बहुत बढ़िया. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग अनदेखी एज वेल. महाराज का भी रोल अच्छा था. महाराज का रोल अब तक सबसे अहम रोल था इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन ड्यूरेशन, कैरेक्टर डेप्थ, और फिर वो मतलब टू बी अ वकील फॉर द लीड कैरेक्टर इन अ फिल्म. मुझे बहुत बहुत मज़ा आया. मुझे कई बार ऐसा लगता है कि महाराज को जितनी पब्लिसिटी मिल सकती थी उतनी नहीं मिली. बहुत फैक्टर्स थे. इट वाज अ कंट्रोवर्शियल फिल्म. आई कैन नॉट गेट इनटू ऑल द डिटेल, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स उस फिल्म के खिलाफ थे. और मैं अभी भी हैरान हूँ कि वो फिल्म कभी रिलीज हुई भी थी. फॉर मी इट वाज एलेक्स हिंदुस्तानी पार्ट 2. ये फिल्म कभी नहीं आएगी. द डायरेक्टर हैड ऑल्सो ऑलमोस्ट गिवन अप, यशराज हैड ऑलमोस्ट गिवन अप. फिर वो नेटफ्लिक्स के साथ वो टाई अप हुआ, एटलीस्ट एक OTT रिलीज हुई. अब आते हैं उस शो पर जोया अख्तर के साथ और सुहाना खान, और मतलब जिसको भी हम जो भी स्टार किड जानते हैं, एवरीबॉडी वाज देयर. सो द आर्चीज के रोल के बारे में, क्योंकि कई बार मुझे ये लगा कि द आर्चीज का रोल उनसे ज़्यादा आपकी स्टोरी है. वो था, मे बी शायद वो रीज़न था, आई डोंट नो. लेकिन ये है कि इंस्टाग्राम पे एक दोस्त ने मुझे एक वो लिंक भेजा कि ये एंग्लो इंडियन लोग ढूंढ रहे हैं, वो जानता है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन भाई तू कर ले. तो मैंने एक, अच्छा ये भी नहीं देखते कि एंग्लो इंडियंस के फीचर्स अलग होते हैं? हाँ 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 नहीं, सिंस यू वॉच द फिल्म, ये बताओ उस फिल्म में इकलौता अंग्रेज था, वो मैं ही था. बाकी सब एक्चुअल एंग्लो इंडियन दिखने वाले लोग थे. यस. या तो एक्चुअल, क्योंकि वहां पे जहां हमने शूट किया ऊटी में, एक्चुअली वहां पे बहुत लोग हैं, बट आई एम द ओनली वाइट पर्सन इन द फिल्म. तो अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे 3 बड़े कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन किया गया था. और रोहित ऑडिशन करते वक्त मैं कह रहा हूँ यार मैं तो दिखता भी नहीं हूँ उसके जैसे. यू कैन अस्यूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इसको लेके. ना तो मैं उसके जैसे दिखता हूँ ना उसके. तो what do they want? And all 3, sorry sir. Then I got a call saying Zoya really liked something about your face, your personality. उनको पसंद आया. उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा रोल लिखा है एज काउंसिलमैन माइक गोम्स. मैंने कहा देखो जोया अख्तर ने अब तक जो भी बनाया है वो कल्ट फिल्म है, मैं चाय बना लूँगा, बट आई रियली वॉन्ट बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. देखो छोटा रोल है, हमने आपसे बड़े बड़े रोल के लिए ऑडिशन किया था, वो नहीं हो पाया. मैंने कहा जोया अख्तर ने मुझे अगर दोबारा मुड़ के भी देखा एक बार तो मैं खुश हूँ. सो इट वॉज अ वेरी स्मॉल रोल, बट इन द फिल्म द कैरेक्टर जो माइक गोम्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. और हमने शायद 4-5 दिन के लिए शूट किया था ऊटी में. सो आई हैड अ ब्लास्ट. और हाँ, बीइंग देयर आई रियलाइज्ड ये मेरी कहानी नहीं है, लेकिन जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था
फिक्शनल एनवायरनमेंट, ये वो हिल स्टेशन एनवायरनमेंट है जहाँ पे मेरे पेरेंट्स बड़े हुए थे. सो व्हेन माय मॉम वॉच्ड द फिल्म शी सेड हालांकि दिस इज इनसेन बिकॉज दिस वुडंट हैव हैपेंड इन 1964 इंडिया, ये जो फिल्म में हुआ था. हाँ. लेकिन लुक एंड फील ये हमने देखा है. और स्मॉल कैंटोनमेंट टाउन. मतलब पर्सनल ओपिनियन, द आर्चीज वाजंट अ बैड फिल्म. मतलब मुझे तो पसंद आई थी. ठीक है, बहुत कम लोग हाँ, मेरे कब- सर्कल में, लेकिन many मुझे few liked पसंद it, आई but थी वो फिल्म. it was made with the right intention. I think अगेन ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, आई थिंक आम तौर पे जो हार्डकोर आर्चीज फैंस हैं उनको फिल्म समझ नहीं आई बिकॉज इट्स नॉट लाइक एनीथिंग बिकॉज जो इट्स बुक वेरी में है. इंडियनाइज्ड वर्जन Correct, ऑफ इट. correct, वो ह्यूमर correct. जो था, इंग्लिश ह्यूमर, वो थोड़ा डाइल्यूट. एग्जैक्टली. ऊपर से जोया अख्तर ने कभी उससे पहले ऐसी फिल्म बनाई नहीं थी. और सबसे बुरी बात ये जो नेपोटिज्म का जो उसने भी टैग बहुत नुकसान किया. फिल्म को बर्बाद किया. अगस्त्य नंदा विल गो अ लॉन्ग वे. मेरे मैक्सिमम सीन उसके साथ थे फिल्म में. एक सीन अफसोस की बात है, वो सीन बहुत ही इमोशनल सीन था मेरे उसके बीच में. इट डिडंट मेक द फाइनल फिल्म जो मेरी कहानी की एक कॉमन थीम बन रहा है. बट दे डिडंट डिजर्व द फ्लैग दैट दे गॉट, ऑल थ्री ऑफ देम. You have just shot for another. करेक्ट. मैंने film. अभी एक ये साउथ की फिल्म है, इंग्लिश तमिल फिल्म. तो ये भी शायद अगले साल वो आ जाएगी. थोड़ा और उसके बारे में, जितना कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता हो. नहीं, यहाँ पे दिस इज द रेयर फिल्म वेयर मैं एक्चुअली मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई है वो, हालांकि ये इनकी शायद 5वीं या 6ठी फिल्म है, बट वो ट्रेडिशनल फिल्म फैमिली से नहीं है, तो उनके पास बैगेज नहीं है. इट इज अ फिल्म बेस्ड ऑन जलीकट्टू. जलीकट्टू इज द Yeah, बुल yeah, the रेसिंग, sports. जो कि 200-300 साल से शायद चल रहा है. And very controversial one कॉन्ट्रोवर्शियल. also. ये बैन हुआ था 2016 में. तो ये उस टाइम पे बेस है जब बैन हट गया था और एक बज था. तो आई प्ले एन अमेरिकन जर्नलिस्ट जो ऑलरेडी तमिलनाडु में उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका है तमिल श्रीलंकन्स पे. तो ही कम्स बैक टू तमिलनाडु टू डू अ डॉक्यूमेंट्री ऑन जलीकट्टू. फिर वो देखता है कि ये सदियों से जो चलते आ रहा है ये कल्चर वो कितना करप्ट हो गया है. सो इट्स अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट. आई हैव अ प्रीटी गुड रोल. तो आई थिंक अगले साल की शुरुआत में फिल्म वो आ जाएगी. और भी छोटे मोटे रोल एक दो बीच में हुए, जैसे रॉकेट बॉयज, इसका भी हुआ. इन सब का क्या प्रोसेस रहा? सिंपल सी बात है, आपको कॉल आता है, ऐसा रोल है, एंड यू कैन इमेजिन मुझ जैसे दिखने वाले को क्या क्या रोल्स मिलेंगे. डॉक्टर, साइंटिस्ट, अगर पीरियड फिल्म में आई हैव प्लेड कर्नल्स, आई प्लेड लेफ्टिनेंट कर्नल्स, चाहे वो फ्रीडम एट मिडनाइट हो या वेकिंग ऑफ अ नेशन हो, या आई गेट दिस. सिंपल सी बात है. ऑडिशन कोविड के बाद क्योंकि फिल्म्स भी मोस्टली स्टीरियोटाइपिंग पर ही चलती है. कैरेक्टर्स एग्जैक्टली लोगों को समझ में आना चाहिए. एग्जैक्टली वो ही है, विच इज व्हाई अफसोस वाज सच अ रेयर रोल फॉर मी. और हालांकि महाराज भी मैं उसको रेयर ही कहूंगा क्योंकि द कैरेक्टर डिड नॉट स्पीक इन हम तुम्हें वो एक्सेंट था नहीं. आई वाज अलाउड टू स्पीक इन माय ओन हिंदी, यू नो. सो द लिबर्टी दैट द डायरेक्टर गेव मी. पर यार मैं मानता हूँ कि मुझ जैसे इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर के लिए, मुझ जैसे दिखने वाले के लिए ऐसे रोल्स बहुत कम. You know, that reminds me of one film where Tom Walter was supposed to play this stereotypical English officer. So वो ना, और वो उन्होंने किया, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, वो मन में कुछ सोच रहे होंगे कि यार क्या बकवास रोल लिख के लाए हो. बहुत थे ऐसे फिल्म. तो उसमें सडनली ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन ए वेरी चेस्ट, वो उर्दू में कुछ डायलॉग वायलॉग ऐसा बोल लिया. एंड वो आप जब पिक्चर भी देख रहे होते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि अरे ये बोर हो गए, ये क्या स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हो, मेरे को करने दो जो मैं कर रहा हूँ. करेक्ट करेक्ट. एंड ऐसे बहुत रोल. इनफैक्ट ही वाज, एक वक्त आ गया था, ये वही लेट 90s की बात है, जब जुनून और ज़बान संभाल के, तारा, घुटन, इन सारे टीवी शोज़ के सक्सेस के बाद ही रियलाइज़ कि यार अब मुझे वो काम करने की ज़रूरत नहीं है. सो इनफैक्ट ही ऑल्सो टर्न डाउन 1942 अ लव स्टोरी में वो जो बड़ा सा गंजा एक्टर था विद्यु विनोद चोपड़ा ऑफर्ड इट टू हिम. दिस वाज 92 की बात है ये. तब ही सेड यार विद्यु अब मुझे ये सारे रोल्स नहीं करने. तो वो खुद वो पक चुके थे. हालांकि उन्हीं रोल से उनको पैसे मिले, उन्हीं रोल से उनको पॉपुलैरिटी मिली, बट ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ प्लेइंग दोज रोल्स. Also there is something about your upbringing, I would say, कि आपका जो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा था उस टाइम, बट बिकॉज वी हैव दिस कॉमन शेयर्ड लाइकिंग फॉर कुमार सानू सॉन्ग्स. सो ये कैसे हो गया?
लेकिन वर यू लिसनिंग टू कुमार सानू और उदित नारायण सॉन्ग्स व्हेन यू वर स्मॉल, और इधर आया किधर से? ये वही है, 80s की बात है। एक ही हमारे देश में चैनल हुआ करता था, उसमें हर बुधवार को चित्रहार आता था, राइट? तो ऑब्वियसली दैट्स वन फैक्ट। पर दूसरी बात ये कि पिताजी शौकीन थे मुकेश जी के गाने के, हाँ, मतलब मोहम्मद रफ़ी। कुमार सानू इज स्लाइटली डिफरेंट देन। बट इमेजिन द फर्स्ट, आप आपके पिताजी का सबसे बड़ा पॉपुलर रोल आशिकी जो 90 में है, वो फिल्म क्यों चली? फिल्म देखिए, फिल्म तो वाहियात है, क्यों चली वो फिल्म? सॉन्ग्स। कुमार शानू और कुमार शानू के दम पे। तो सडनली यूर हियरिंग, और उस टाइम क्या था, देयर वर नो प्रोमोस। फिल्म के गाने फिल्म के रिलीज के 2-3 महीने पहले आते थे। तो हर जगह आप बस में चढ़ो, उस टाइम तो मसूरी वाज पार्ट ऑफ यूपी एंड वी वुड ट्रैवल बाय ट्रेन। तो ट्रेन में ट्रांजिस्टर रेडियो पे विविध भारती। मैं दुनिया बुला दूंगा। ऊपर से अच्छा, ये पापा की फिल्म है, ऊपर से पापा को पहली बार इतने बड़े रोल में देखकर there was no way I was not going to become a Kumar Sanu fan. So आशिकी का बहुत बड़ा रोल है in making me a proper Bollywood. I had seen फिल्म में देख चुका था, किशोर कुमार का बहुत बड़ा फैन था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत बड़ा फैन था, but that's because वो फादर के इन्फ्लुएंस के थ्रू। अब आप 10 साल के हो, आपकी चॉइस है, आप कुछ पैसे मांग के मॉल रोड जाके आप आशिकी के ऑडियो कैसेट खरीद सकते हो। तो इट वाज अ टाइम ऑफ नाउ आई कैन ओन माई सेल्फ, एंड इट इज हैपन दैट कुमार सानू sang एवरी सॉन्ग। तो मैं तो अभी भी जब मैं यहाँ पे आ रहा था, आई वाज हियरिंग इस सॉन्ग अभी, वो इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इट वाज प्लेइंग व्हेन आई वाज ड्राइविंग। इम्तिहान। तो मतलब 32-35 साल हो गए, एंड कुमार सानू इज पार्ट ऑफ माई लाइफ बिकॉज माई अवेकनिंग ऑफ फिल्म्स इन अ सेंस I was बिगैन विद just wondering, आशिकी। like, did you ever get a chance to meet Kumar Sanu? आई हैव नॉट, बहुत बार सोचा भी, मैं मिला हूँ एक दो रीच बार। आउट किया है यूट्यूब पे, जब मैं यूट्यूब का एक लॉकडाउन शो होस्ट कर रहा था, बट आई एम गोइंग फॉर हिज कॉन्सर्ट इन गुड़गांव इन जनवरी। तो देखते हैं। तो उनको ये बताया जाएगा। एंड बिल्कुल, आई रिमेंबर दैट यू आल्सो ऑर्गेनाइज समटाइम्स दैट दोज कैरियोके नाइट्स। तीन बार किया कोशिश, लेकिन लोग नहीं आ पाए। इन द एंड इट वाज टू ऑफ अस इन वन प्लेस हियर इन सेक्टर 29, बट वी ट्राइड, इट वाज फन। यू वर टॉकिंग अबाउट कि इतने जनरेशन से, बट यू आर मैरिड टू एन इंडियन गर्ल, सो क्या कल्चरल चैलेंजेस, बच्चा भी बड़ा हो रहा है। कल्चरल चैलेंज, अगेन मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि देयर वाज नो एप्रीहेंशन फ्रॉम माय इन-लॉज साइड। दिस इज a Brahmin family from a very small town in Rajasthan. You could assume, आप assume कर सकते हो कि हालांकि वो जानते थे कि मेरे फादर कौन थे, वो जानते हैं कि हमारी परिवार यहाँ पे बहुत साल से बसी हुई है, पर इट्स स्टिल समथिंग जो शायद उन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि देयर डॉटर, ओनली डॉटर गेटिंग मैरिड टू अ वाइट गाय। बट जो भी एप्रीहेंशन उनके अगर थे मन में, दे नेवर लेट इट शो। तो बल्कि मुझे रोहित, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस था इंगेजमेंट से पहले, एंड दे वर लाइक, क्यों? We like you, we love you, you're the one, you're the best person for our daughter. So I didn't have any such things. फिर going from Delhi to a small town like Bhilwara in Rajasthan, you know, there are certain cultures, custom एक है जो शायद मैंने कभी दुनिया में सोचा नहीं उसके बारे में, सुना नहीं, पर उन्होंने मुझे इतना वेलकम बनाया था डे वन पे कि वो नहीं करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिवाली पूजा, दैट्स नॉर्मल, स्मॉल थिंग, क्योंकि इंडिया इतना महान देश है कि हर छोटे छोटे गांव में, हर स्टेट, हर ज़िला में अलग अलग वहाँ के होते हैं कस्टम्स। तो मैंने अपने मन में वो स्ट्रेस डाला कि इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर मी टू एडजस्ट, बट इट इज़ बिन एनीथिंग बट दैट। इतना स्मूथ माहौल, हम हर साल दिवाली जाते हैं, अभी दिवाली मना के आए वहाँ पे 5 साल के बाद, क्योंकि 20 में तो कोविड था, उसके बाद देयर वर 3 T20 वर्ल्ड कप्स एंड एन IPL, एंड देन आई वाज नॉट वेल लास्ट ईयर। तो 5 साल के बाद फाइनली हम लोग राजस्थान गए थे, इतने खुश थे मेरे इन लॉज, माई ब्रदर इन लॉ एंड द फैमिली देयर। तो इट वॉज बेकार का स्ट्रेस था कि मुझे लगा कि मैं हालांकि इंडियन हूँ, बट आई ग्रो अप इन अ वेस्टर्न इन्वायरमेंट एट होम। हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग थे। वी डिड होली एंड दिवाली, बट वी डिडंट फॉलो एनी अदर इंडियन ट्रेडिशंस। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप पे वो डाला प्रेशर कि इट विल बी ऑकवर्ड फॉर मी, बट देयर वर एब्सोल्यूट, और मैं सच कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ कैमरे के लिए नहीं कह रहा हूँ, देयर वाज जीरो कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल चैलेंजेस, बिकॉज दे रियलाइज कि यार ये बंदा अपना है। और जब सामने वाले लोग आपको अपनाते हैं, फिर तो फॉर मी But your इट्स इजी। son is also now 10, 11. ही इज How is he going to take it? हाँ,
एक तो ये जनरेशन जो है, आई रियली फियर फॉर देम. आई डोंट नो ये कौन सा अल्फा, कौन सा जेन, कौन सा जेड वेड है, कौन सा है. 2 दिन पहले, एंड यू विल लव दिस रेफरेंस एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स विल आल्सो, हमारे 97 में एक फिल्म आई थी जुदाई. उसमें एक लाइन है अप्पा डप्पा जप्पा. अप्पा डप्पा जप्पा was the strangest thing we had ever heard. That was our... Because that doesn't make any sense. Exactly. It's just there. Does anything these kids say, do, watch, speak make any sense? आजकल इस हफ्ते क्या चल रहा है? 6-7 भाई. What is 6-7? No one knows. This week it's 6-7. उससे पहले it was Skibidi Riz Ohio Rizzler. तो जब हमारे टाइम में सिर्फ अप्पा डप्पा चप्पा एक अननोन फ्रेज था, इनके तो हर दिन अप्पा डप्पा. एक सॉन्ग चल रहा है आजकल, टुंग 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 साहुर. That I know. I thought someone had picked up some Himesh song and done this. Sahur वो नहीं है वो. Look at the video. Sahur. वही, look at the video. It's got a Italian brain rot or something. A cappuccino. रोहित, ये इस महीने का फेड है. Cappuccino assassino. जो भी That I know. ये मेरे लिए अप्पा डप्पा जप्पा है. 6-8 महीने पहले it was some skibidi toilet. What is skibidi toilet? गूगल करना इस पॉडकास्ट के बाद, क्योंकि मैं जान लगा के भी Skibidi, आपको that I know. There is this chef somewhere, very viral videos. It doesn't know. ओहायो का हमने जिक्र किया था, मैंने कॉलेज किया था ओहायो में. बिकॉज ऑफ सम यूट्यूबर एंड सम शॉर्ट्स, मेरे बेटे के मन में, दिमाग में बैठ गया कि ओहायो हॉन्टेड जगह है. क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ स्लैंग, जेन अल्फा, जेन जो भी ये लोग जेन के हैं, वो बोल दिया. तो अगले साल जब मैं पहली बार उनको यूएस लेके जाऊंगा, मैं उनको जबरदस्ती ओहायो लेके जाऊंगा दिखाने के लिए कि ये नहीं है ऐसा. सो आई एक्चुअली फियर फॉर दिस जनरेशन. आई डोंट सी एनी नेक्स्ट अब्दुल कलाम कमिंग फ्रॉम दिस जनरेशन. कुछ हमारे साउथ इंडियन के जो हैं ज्ञानी बच्चे, That's a pretty hard statement to make. I don't see it coming. I see the kids that he goes to school with. इनका हर चीज skibidi shibidi shibidi. They're living in an alternate reality. So how is he coping up with it? Because then at some point of time, he it's- will also be compared with, the family legacy and everything. It's there. I make no bones about it. More than me, my wife keeps on. जिस स्कूल पे मेरा बेटा पढ़ता है, my father has a long association there. He taught acting courses there. He did stage shows there. आप उस स्कूल में एंटर करते हो तो उनके जो एक वॉल ऑफ फेम है, उनकी वहाँ फोटोज हैं. The last to last principal knew him for 30 years. So my wife keeps saying, you were too young to understand कि आपके दादाजी क्या थे, लेकिन उनकी एक legacy है. तो these are the kind of things we as parents have to teach him. But हम कितना उसको hand hold करेंगे? He lives in a gated society. उस gated society में he's totally safe. मैं कल उसको बोलूँ कि गेजा मार्केट जाके कुछ खरीद, he wouldn't know where गेजा market is. So it's a very sheltered life. ऊपर से ये skibidi. It's just, and the school, it's not their fault. IB courses demand करते हैं कि जब आप ये मिडिल स्कूल में, बल्कि क्लास 5 में आते हो, तो आपको एक डिवाइस लाना पड़ता है हफ्ते के 5 दिन. Device. He has a laptop and a tab that he takes to school in class 6. तो बच्चा, how does he escape screens? उसको टाइम देते हैं स्किबिडी के लिए, रील्स के लिए. he has an Instagram account. 11 साल का बच्चा इतना बढ़िया रील काट के बनाता है. I think I might be hiring him soon to do it. But beyond that, कितना आप इसको शेल्टर करोगे? हमारे रोहित, we're the same age group. हमारे टाइम में हमें जाके खबरें ढूंढने पड़ती थी. चित्रहार था, एक दोपहर का न्यूज आता था. Now they're crazy. कितना आप पेरेंटल लॉक डालोगे यूट्यूब पे? They know things. They're picking up things. It's a lovely feeling, but it's a scary time to be a father. 2025 में. So is he picking You up also know. more of your side of culture or the mother side of culture? More, I wouldn't even say my side, more of the side जो उसके screens infiltrate कर रहे हैं, वो Hollywood वाला scene. I cannot say it's my side because he Like needs, Halloween and everything. पर वो that's not just because we come from America. वो तो क्योंकि उसके सोसाइटी के बच्चे, उसके जो दोस्त हैं, वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, ये वैम्पायर बनेगा, ये ही मैन बनेगा, ये हैरी पॉटर बनेगा, ये फिलाना बनेगा. Despite being American lineage, we never celebrated Halloween. हमने तब किया था जब हम 2-3 साल के लिए हम यूएस गए थे, बल्कि 1.5 साल तक. और यूएस में भी ऐसा हेलोवीन कोई बहुत नहीं, बड़ी है.
बिकॉज अब है कि पहले भी था? नहीं, वो था। मैं क्लास 5 में था, 92 की बात है ये, 91 की बात है ये, जब मैं गया था। आई वाज शॉक्ड। जो जिस ब्लॉक पे हम रहते थे, वो पूरा ब्लॉक ही रातों रात चेंज हो गया। लोगों के घर, दे बिकेम अ हाउस ऑफ हॉरर्स। अभी तो सेक्टर 104 में आप जाओगे, वहाँ पे 3-3 हाउस ऑफ हॉरर्स हैं, क्योंकि इट्स अ बिजनेस। You can choose. You can go to the Ring theme, you can go to the Halloween theme, you can go to the Friday the 13th theme. तो जब ये हमारे कल्चर में इतना फैल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि 10-11 साल 12 साल का बच्चा will be like, yeah, I want to be part of this. So I wouldn't say कि ये मेरे साइड से हैं, ये इनको दिख रहा है। इंडिया वाले लोग उसको ये चीज़ बेच रहे हैं, you know। कल ही टोल्ड मी, डैडी कल हैलोवीन है, वो कैंडी ज़रूर मंगाना। तो पहले मैंने अपने फ़ोन से ब्लिंकिट खोला, फिर स्विगी इंस्टामार्ट खोला। होम पेज हैड बीन कस्टमाइज्ड टू हैलोवीन थीम। इसमें अमेरिका का कुछ नहीं है, नहीं, दिस इज ऑल मार्केट। इंडिया इज डूइंग दिस, क्योंकि इससे पैसे आते हैं। ये तो हमारा और चॉइस है कि आज शाम को जब ये शो के बाद जब मैं घर जाऊंगा, 7:30 बजे लोग आएंगे मेरे घर पे, Trick ट्रिक and treat। ट्रीट, और मैं बोलूंगा निकलो यहाँ से। तुम्हें आइडिया नहीं है कि इस चीज की हिस्ट्री क्या है। नोएडा में बैठ के साला लोग मेरे घर आ रहे हैं ट्रिक ट्रीट करने। बताओ, टाइम्स हैव चेंज, रोहित। also I don't think they understand the whole story behind Halloween. इनको फर्स्ट आई थॉट, ये जब 7-8 साल पहले हुआ तो मुझे लगा कि देयर कमिंग टू मी, क्योंकि मैं पूरे सोसाइटी का इकलौता अंग्रेज हूं या गोरा हूं। ऐसा नहीं है, वो हर घर जा रहे हैं। And all like Indian people born and bred here, everything. एटलीस्ट आई नो कि ये चीज क्या है। वो उनको तो सामने भी वाले नहीं पता। अंकल बोल रहे बेटा ये क्यों आ रहे हैं कैंडी मांगने। मैंने कहा सर मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो दिस इज व्हाट्स हैपेंड, वी वांट टू एप द वेस्ट, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, विदाउट नोइंग कि उस चीज की हिस्ट्री क्या है। ये बच्चे जानते हैं कि असल हैलोवीन की बुनियाद क्या है? चांस ही नहीं। असल में वो पंपकिन का भी पूरा वो इंडियनाइज्ड वर्जन हो गया है। इट गोज बैक टू द पिलग्रिम्स। ये जो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के जो लोग आए थे, उन्होंने सेटल, ये सेटलर्स की टाइम है। सो आई थिंक इन कमिंग डेज, और ये आपके लिए भी एज फादर, फॉर योर वाइफ ऑल्सो, फॉर फैमिली रादर, ये तो और डिफिकल्ट ही हो जाएगा। एवरी वीक, एब्सोल्युटली, एंड आई डोंट हैव एन आंसर टू इट। हम एज पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बेटे को सही राह पे दिखाए, लेकिन हम कितना उसको शेल्टर करेंगे। सुबह 6:55 पे बस आती है, 3:35 पे उसको ड्रॉप करती है बस। उस बीच में Suddenly everything has started sounding so difficult. वही है। I said it's a blessing to be a father. Life has changed, but इतना I don't think हमारे, बल्कि you tell me, हम लोग एक एज, I'm assuming, I don't know your parents, but I'm assuming they had a common thing. उनका शायद एक ही फिक्र था कि कॉलेज के बाद बेटे को नौकरी मिलेगी। करेक्ट, नौकरी। हमारा देख लो यार, 11 years now, my son, screen time, food, clothes. You need to take care of all these things. Will he get into a school first? Will he get into college? हमारे पेरेंट्स बस नौकरी अच्छी होनी चाहिए। नौकरी दूर की बात है यार। Will he survive this weekend when he goes to someone's house and they earn 5 times as much as us? So small things. It's become a. And school education is tough, also not cheap anymore. It's not at all. Yes. Thank you, Jamie, for giving us time. Pleasure. And it's like reunion जैसा. More than Correct. podcast, it feels like reunion. वही है, ये बस ये माइक हटा दो। बाकी वही है. रोहित और जेमी वही, चाय हाथ में नहीं, आजकल ग्रीन टी चल रहा है, but it's like a discussion we had in Film City Right. 10 years ago. 10 years ago, and like I remember that we bonded over Kumar Sanu, especially. Though I am more of a Udit Narayan fan than Kumar Sanu, but Kumar Sanu is Kumar Sanu. It's a 90-10. And it also depends on music. हाँ, correct. And the mood also, and the song. Mood also. There's some songs Because which, I remember one time I told you कि एक संजय फिल्म एक आई थी जिसमें गाना था उदित नारायण का कि रात छोटी बात बड़ी. I think that's the best voice anybody captured from Udit Narayan. Yeah. No, I mean it's a very thin line. I still, मेरे फोन पे एक कुमार शानू का प्लेलिस्ट है, एक उदित नारायण का प्लेलिस्ट है, and to choose मेरे between फोन them. पर एक जॉली मुखर्जी का भी प्लेलिस्ट था. This is, in fact, I was just कुछ दिन पहले संगीत फिल्म का he sang that song. गोरिया रे. Correct.
सो दैट सॉन्ग के मैंने कहा यार व्हाट अ आई डोंट थिंक ही गॉट हिज ड्यू, बल्कि इसी टॉपिक पे मैंने एक वीडियो किया था आई थिंक अपने यूट्यूब चैनल पे, दी सिंगर्स हु डिडंट गेट देयर ड्यू एंड ही वाज वन ऑफ देम. सो these are small things that bond people like us, I think. So I would like this conversation to extend even further, but maybe we will meet again जरूर for करेंगे. another part of it. So thank you so much for coming to our podcast. My pleasure entirely. Thank you.